भेदभाव भाग 1 में आप लोगों ने पढ़ा था। यमुना ने जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए सोने के कुएं में छलांग लगा दी थी। यमुना का पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में यमुना की छोटी बहन रिया को विवेक से प्यार हो गया और वह आज विवेक को अपनी सारी सच्चाई बताने जा रही है। विवेक, मैं एक ऐसे गांव में पली बढ़ी हूँ जहाँ भगवान का अन्याय भी सर चढ़कर बोलता था। बारिश के नाम पर यदा कदा चंद बूंदें हमारे गांव की धरती पर आ जाया करती थी। पानी की वह बूंदें हमें खुशी तो ज़रूर देती थी, लेकिन हमारी पानी की प्यास नहीं बुझा पाती थी। ना जाने कितनी ही बार गांव के कुएं सूख जाया करते थे। पानी के लिए मेरी माँ सर पर 4-4 मटके रखकर दूर दराज के गांव से पानी लाया करती थी। मेरी माँ ही नहीं, गांव की सभी पिछड़ी जाति की महिलाओं का सुबह सुबह यही काम होता था। विवेक बहुत ध्यान से रिया की बात सुन रहा था। उन्हें देखकर यूँ लगता था कि कहीं इनकी गर्दन ना टूट जाए, कहीं ये चक्कर खाकर गिर ना जाएं। मैं तब बहुत छोटी थी, तकरीबन 5 साल की, पर आज भी ना जाने कितनी बार मेरी दुबली पतली कमज़ोर माँ मुझे सर पर 4-4 मटके रख कर आती हुई दिखाई देती है। रिया की बात को बीच में ही काटते हुए विवेक ने पूछा, रिया, तुम किस गांव की बात कर रही हो? विवेक का यह प्रश्न रिया के कानों से टकरा कर लौट गया, मानो इस वक्त वह कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी, केवल और केवल अपने मन की बातें ही बताना चाह रही थी। वह बोलती रही। उसने कहा, विवेक, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसके लिए तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा। विवेक एक गहरी सोच में डूबा और वो यह जानने को आतुर था कि रिया अब क्या बताने वाली है। विवेक, मुझसे बड़ी एक मेरी बहन भी थी यमुना। वह मुझसे 6 साल बड़ी थी और उसे माँ का दूर से पानी लाना बहुत तकलीफ़ देता था। हमारे गांव में एक कुआं ऐसा भी था जो पूरे 365 दिन पानी से भरा रहता था। उसका नाम था सोने का कुआं, लेकिन उस पर केवल ऊंची जाति के लोगों का ही हक था। हम नीची जाति के लोग उस कुएं के पास भटक तक नहीं सकते थे। मेरी बहन यमुना यह भेदभाव मिटाना चाहती थी। वह उस गांव में क्रांति लाना चाहती थी। एक दिन मेरी माँ बीमार थी। उस दिन यमुना ने कहा था, माँ, पानी लेने मत जाओ, कहीं गिर जाओगी, पर माँ मान ही नहीं रही थी। तब यमुना ने उनके हाथ से मटकी ले ली और वह उस सोने के कुएं की तरफ भागी। रिया को अब आगे बोलने में तकलीफ हो रही थी। वह दर्द उसके सीने में घुटन पैदा कर रहा था। तब विवेक ने कहा, रिया, तुम चुप हो जाओ, इसके आगे की घटना मैं तुम्हें सुनाता हूँ। रिया, तुम्हारी बहन दौड़ते हुए कुएं के पास आ गई। पीछे पीछे तुम्हारे माता पिता और तुम दौड़ते हुए आ रहे थे, उसे आवाज़ देते हुए, यमुना रुक जा, यमुना रुक जा। लेकिन वह नहीं मानी। कुएं पर आकर वह स्वयं के हाथों से कुएं से पानी लेना चाह रही थी, लेकिन सरपंच ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। रिया हैरान होकर विवेक की तरफ देखे जा रही थी। विवेक ने आगे कहा, उसके बाद यमुना सोने के कुएं की तरफ दौड़ी और कूदकर उसमें छलांग लगा दी। कोई कुछ समझ पाता तब तक सब खत्म हो चुका था। रिया विवेक के मुंह से यह सारी सच्चाई सुनकर उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, यह सब तुम्हें कैसे पता है विवेक? कौन हो तुम और यह सब कैसे जानते हो? मुझे तो यह भी पता है रिया कि यमुना ने गांव में छुआछूत मिटाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसके इस बलिदान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तरफ तुम्हारी बहन का पार्थिव शरीर शमशान की तरफ अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था और दूसरी तरफ सोने के कुएं के शुद्धिकरण के लिए पूजा अर्चना चल रही थी। मैं यह सब कुछ जानता हूँ रिया, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। वह पूरा दृश्य जिसने भी देखा होगा उनमें से कोई भी भूल नहीं पाया होगा। विवेक, मेरे सवालों का जवाब दो। तुम कौन हो और यह सब कैसे? रिया, मैं कौन हूँ यह जानने के बाद शायद तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगी। रिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए विवेक ने कहा, रिया, उस दिन तुम्हारे परिवार के अलावा एक और छोटा बच्चा पूरी जान लगाकर चिल्ला रहा था। वह कह रहा था, बाबूजी, ले लेने दो ना उसे पानी, बाबूजी बचा लो ना उस दीदी को, बाबूजी लेने दो ना उसे पानी, बचा लो ना दीदी को। किंतु 5-6 साल के उस नन्हे बच्चे की आवाज़ उसके बाबूजी के कानों तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि वह सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब वह बच्चा जवान हो चुका है और अब वह यमुना के बलिदान को इंसाफ दिलाएगा। यह तुम क्या कह रहे हो विवेक? क्या तुम उस सरपंच के बेटे? प्लीज़ मुझे बताओ, वरना मेरा सर फट जाएगा। हाँ रिया, मैं उसी गांव के सरपंच का वही बेटा हूँ जिसकी आवाज़ उस दिन उसके अलावा शायद और कोई भी नहीं सुन पाया।
रिया यह वाक्य सुनकर सन्न रह गई। उसे काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। वह इतना सुनते ही उठकर फिर से खड़ी हो गई और कहा, क्या? हाँ रिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती कहाँ थी? मैं तो उस समय तुम्हारी ही तरह एक छोटा बच्चा था। तब से आज तक वह बात मेरे ज़हन में से कहीं गई नहीं है रिया। उस गांव में घटी उस दर्दनाक घटना के लिए आज भी मेरा मन कांप जाता है। धिक्कारता है ऐसी मानसिकता को। रिया धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। उसकी आंखों में दर्द में लिपटे जो आंसू अब तक किसी शांत सरिता की तरह बह रहे थे, वही आंसू यह सुनते ही विवेक उसी सरपंच का बेटा है, रौद्र रूप ले चुके थे। मानो उसकी खूबसूरत आंखों में खून उतर आया था। वह कुछ भी कह नहीं पाई और उसके कदमों ने अपनी रफ्तार को बढ़ा लिया। विवेक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया रुक जाओ, मेरी तरफ देखो। नहीं विवेक, मुझे जाने दो। मैंने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया। मैं तुम्हारे परिवार को कभी माफ़ नहीं कर सकती। ना ही मैं तुम्हारे परिवार के लायक हूँ विवेक, और ना ही तुम्हारा परिवार मेरे लायक है। रिया, क्या तुम यमुना के इतने बड़े त्याग को यूं ही जाने दोगी? यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर यमुना के त्याग को अब इंसाफ दिला सकते हैं। मैं जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ हमेशा कोशिश करता हूँ बाबूजी को समझाने की। माँ तो खुद ही उस घटना के बाद से बदल चुकी है, लेकिन बाबूजी अब तक अपनी जिद पर अड़े ही हैं। रिया, यदि तुम मेरा साथ दो तो हम गांव की सभी महिलाओं के लिए सोने के कुएं को खुलवा सकते हैं, जाति बिरादरी का भेदभाव मिटा सकते हैं। रिया इस समय मानो शून्य में चली गई थी। तभी विवेक ने उसकी ठोडी को अपने हाथों से ऊंचा करते हुए कहा, रिया मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। आज तक मुझे वह घटना क्यों याद है, क्यों मेरे दिलो दिमाग पर अंकित है। वह घटना आज भी मुझे आहत करती है, दर्द देती है। मैं बदलाव लाना चाहता हूँ रिया। मैं चाहता हूँ हमारे गांव के सोने के कुएं में अब और कोई यमुना अपनी सांसों की बलि ना दे पाए। कोई और यमुना इस तरह अपनी जान न गंवा पाए। किसी और रिया का परिवार घर से बेघर ना हो जाए। यदि तुम साथ दोगी तो मैं यह कर सकता हूँ, और यह मेरा तुमसे पक्का वादा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। विवेक की बात सुनते ही रिया ने अपनी आंखों की पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे, और उसके बाद रिया विवेक के सीने से लिपट गई। अपनी आंखों से प्रस्फुटित होते न जाने कितने आंसुओं को उसने विवेक की कमीज पर बहा दिया। विवेक रिया के सर पर हाथ फिराकर बार बार कह रहा था, रिया शांत हो जाओ, मत रो। अब तुम मुझे मिल गई हो ना, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अपने गांव को बदल दूंगा। मैं बाबूजी को मजबूर कर दूंगा। उन्हें इस बात का एहसास करा दूंगा कि सोने का कुएं उनके अकेले की जागीर नहीं है। रिया बहुत देर तक विवेक के सीने से लिपटी उसकी बातें सुनती रही। विवेक ने कहा, धीरज रखो रिया, अब तुम्हें मेरी पूरी बात सुनना होगा, उसके बाद ही यहाँ से जाना। रिया, तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें मुझसे विवाह करने की अनुमति देंगे? विवाह? ये क्या कह रहे हो विवेक? तुम्हारे घर के लोग हमें सोने के कुएं के पास फटकने तक नहीं देते, और तुम विवाह? क्या तुम मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ दोगे? कोई किसी को नहीं छोड़ेगा रिया। माता पिता यदि झुकते हैं तो अपनी संतान और उसकी जिद के आगे ही झुकते हैं। तुम जानती हो रिया, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उनका खून, उनकी जान। जब तुम्हारी गोद में हमारा बच्चा देखेंगे ना तो स्वयं को रोक ही नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, माता पिता को अपने स्वयं के बच्चों से ज़्यादा अपने नाती पोतों से प्यार होता है। हो सकता है हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, हो सकता है हमें उनकी नाराज़गी का सामना भी करना पड़े, किंतु वह मानेंगे ज़रूर। यह मैं 100% जानता हूँ। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था रिया, कि कुछ तो ऐसा मुझे मिल जाए जिसकी मदद से मैं बाबूजी का हृदय परिवर्तन कर सकूं। अब मुझे तुम मिल गई हो, और मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा अच्छा साथ मेरा इसमें कोई भी नहीं दे सकता था, क्योंकि जाति बिरादरी के साथ ही साथ यह हम दोनों के परिवार का मामला है, और इसे निपटाएंगे भी हम दोनों ही। रिया, यदि मेरे बाबूजी की मानसिकता बदल गई तो फिर तो सभी की बदल जाएगी, क्योंकि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। रिया को विवेक की आंखों में सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। वह उसके ऊपर
पूरा पूरा विश्वास कर रही थी। विवेक ने आगे कहा, रिया, मैं आज अभी इसी समय तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। रिया ने कहा, क्या कहोगे मेरे माँ बाबूजी से? तुम मुझे लेकर चलो ना रिया। हम अपना यह प्लान उन्हें बताएंगे। यमुना को इंसाफ दिलाने वाली पूरी बात उन्हें बताएंगे। रिया ने कहा, चलो विवेक, मेरे माँ बाबूजी हमारी यह बात ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे भी। बात करते करते रिया ने गांव छोड़ने से अब तक की सारी कहानी विवेक को सुना दी। घर पहुंचकर रिया ने दरवाज़ा खटखटाया। रिया की माँ ने दरवाज़ा खोला और विवेक को देखते ही कहा, विवेक बेटा, आओ बैठो। रिया की माँ नर्मदा के मुंह से अपना नाम सुनते ही विवेक ने प्रश्न किया, अरे आंटी, आप मुझे कैसे जानती हैं? जानूंगी कैसे नहीं बेटा, दिन भर में कितनी ही बार इस रिया के मुंह से तुम्हारा नाम सुनती रहती हूँ। कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पर से तुम्हारी चर्चा हमारे घर में रोज होती है। रिया ने कहा, क्या माँ आप भी ना? नर्मदा ने कहा, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। इसके मुंह से सब सुना है मैंने, बस देखा आज पहली बार है। विवेक मन में सोच रहा था, नहीं आंटी, आप मेरे बारे में सब कुछ कहाँ जानती हैं? इतना सोचते हुए विवेक ने नर्मदा और सागर दोनों के पैर छुए। फिर वह सब बैठकर बातें करने लगे। रिया और विवेक बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे। दोनों के दिल में डर भी था कि विवेक कौन है, यह सच्चाई जानने के बाद कहीं वे दोनों नाराज ना हो जाएं। विवेक और रिया जो भी बात करने आए थे वह तो उन्हें करनी ही थी। हिम्मत करके विवेक ने कहा, अंकल आंटी, मैं रिया के साथ विवाह करना चाहता हूँ, यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो। नर्मदा ने कहा, विवेक, यह प्रश्न तो एक ना एक दिन हमारे सामने आने वाला ही था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था। यदि हमारी रिया तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती है तो हम दोनों को क्या आपत्ति हो सकती है? बीच में सागर ने पूछा। लेकिन विवेक, तुम्हारे माता पिता, तुमने क्या उनसे अनुमति ले ली है? कुछ देर के लिए रिया और विवेक शांत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। सागर ने के इस प्रश्न का उत्तर देने में जब देर लगी तब सागर ने फिर पूछा, क्या हुआ विवेक, क्या तुम्हारे माता पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं? हाँ अंकल, शायद वह तैयार नहीं होंगे। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार की अनुमति के बिना यह विवाह नहीं हो सकता। अंकल, पहले आप शांति से मेरी पूरी बात सुन लीजिए। रिया और मैं पिछले 5 साल से एक साथ हैं, लेकिन कभी हमने एक दूसरे के परिवार के विषय में जानने की कोशिश ही नहीं की। आज बात करने पर हमें दोनों के परिवारों के विषय में सब कुछ मालूम हो गया। और हाँ अंकल, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं यमुना के विषय में भी सब जानता हूँ। विवेक के मुंह से यह सुनकर नर्मदा और सागर एक दूसरे की तरफ अचरज भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। वह कुछ बोले उससे पहले ही विवेक ने फिर कहा, अंकल, मैं उस गांव के सरपंच गजेंद्र का बेटा हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर रिया का हाथ मांगने की? निकल जाओ यहाँ से। तब रिया ने अपने माता पिता दोनों का हाथ पकड़कर आंखों ही आंखों में ना जाने क्या कह दिया कि वह दोनों शांत होकर नीचे बैठ गए। शायद रिया की आंखें उनसे विनती कर रही थी। रिया ने अपने माँ बाबूजी को समझाते हुए कहा, आप एक बार बैठकर विवेक की पूरी बात सुन तो लो। क्या आपको लगता है कि आपकी रिया कभी भी कोई गलत निर्णय लेगी? आज यह पता चलने के बाद कि विवेक उसी गांव के सरपंच का बेटा है, आप ही की तरह मेरी भी वही प्रतिक्रिया थी। मैं भी वहां से उठकर चली जाना चाहती थी, लेकिन विवेक की सोच और उसकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं आपसे मिलवाने उसे यहाँ ले आई। उस दिन की वह घटना जिस तरह हमें याद है, उसी तरह विवेक के मन में भी वह घटना अब तक विद्यमान है। वह भी छोटा था, इसलिए तब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज वह बदलाव लाना चाहता है। हमारी यमुना के बलिदान को इंसाफ दिलाना चाहता है। विवेक चाहता है बाबूजी के सोने के कुएं का पानी सबके लिए हो। इस काम को पूरा करने के लिए उसे हमारी ज़रूरत है बाबूजी। यदि आप विवाह के लिए हाँ कह दें तब तो विवेक के बाबूजी को झुकना ही होगा, घुटने के टेकने ही होंगे। यह तुम क्या कह रही हो रिया? और फिर भी यदि वह नहीं माने तब क्या होगा? यह सुनते ही विवेक ने कहा, अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मेरी शादी के बाद हो सकता है वह नाराज़ हो जाएं, लेकिन उसके बाद उनका मन पिघलेगा ज़रूर। अपनी संतान से बड़ा इंसान के लिए और कुछ नहीं होता। यह बात तो आप भी पिता होने के नाते जानते ही हैं अंकल। मैं आपको वचन देता हूँ, यमुना को इंसाफ दिला कर रहूँगा। सोने के कुएं का पानी सबके लिए खुलवा कर रहूँगा। आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा और रिया को कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यह भी मेरा आपसे वादा है। कुछ देर सोचने के बाद सागर ने कहा, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, डॉक्टर बन गए हो। तुमने जो भी सोचा है ठीक ही होगा। हम भी यही चाहते हैं कि इन शहरों की तरह गांव में भी ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए। यदि तुम इस नेक काम को करने के लिए उनकी अनुमति के बिना विवाह करना चाहते हो तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरे गांव के लोगों का भला छिपा है। भले ही हम वहां अब नहीं रहते, लेकिन हमारी बिरादरी के लोग अभी भी वहां बसते हैं। सागर के मुंह से निकले यह शब्द रिया और विवेक के कानों में मिश्री घोल गए। वे दोनों खुश होकर खड़े हुए और दोनों ने मिलकर सागर और नर्मदा के पांव छुए। विवेक ने कहा, आशीर्वाद दीजिए, इस काम में हम सफल हो जाएं। सागर ने नर्मदा से कहा, नर्मदा, यह सारी बातें हमें मैडम जी को ज़रूर बताना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। नर्मदा और सागर ने यह सब अरुणा को बताया। तब अरुणा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। उसके बाद अगले हफ्ते रिया और विवेक ने सागर, नर्मदा, अरुणा, सौरभ और अपने कुछ दोस्तों की उपस्थिति में मंदिर में विवाह कर लिया। उन्हें इस बात का दुख जरूर था कि विवेक के पिता गजेंद्र और माँ भाग्यवंती इस विवाह का हिस्सा नहीं थे, किंतु जिस लक्ष्य के पीछे वह भाग रहे थे उसकी सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं था। उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ना था। विवाह के पश्चात विवेक अपनी पत्नी रिया को लेकर गांव पहुंचा। इतने वर्षों के बाद अपने गांव की धरती पर पहुंचते ही रिया की आंखों में अपना बचपन, यमुना के साथ बिताए खूबसूरत लम्हे आंखों में दृष्टिगोचर होने लगे। उसे दूर से जैसे ही सोने का कुआं दिखाई दिया, उसे घुंघरुओं की आवाज़, कुएं की तरफ दौड़ती हुई यमुना दिखाई देने लगी। यूँ तो हमेशा ही वह घटना रिया को याद आती रहती थी, लेकिन आज उसे ऐसा आभास हो रहा था मानो वह सब साक्षात अभी घट रहा हो। विवेक कार ड्राइव कर रहा था। उसने रिया की तरफ देखा। रिया की आंखों में आंसुओं की लड़ी बह रही थी। विवेक ने कहा, रिया, संभालो अपने आप को। जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज भी जो कुछ यहाँ गांव में हो रहा है उसे अवश्य ही बदल सकते हैं। रिया ने हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम्हारे माता पिता ने मुझे नहीं अपनाया तो? रिया, हो सकता है वह आज हमें वापस भेज दें, नाराज़ हो जाएं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें हमारी जिद के आगे झुकना ही होगा। उन्हें सोने के कुएं को सबका बनाना होगा। मैं समझ सकता हूँ रिया, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर क्या बीती है। मेरा तो तुम्हारे परिवार से तब कोई नाता नहीं था, फिर भी उस दिन जो कुछ हुआ आज तक मैं भी नहीं भूल पाया। मैं भी तब तुम्हारी तरह बच्चा ही तो था। उस समय भी उस अन्याय को मैं समझ नहीं पाता था, पर फिर भी मुझे वह बुरा ज़रूर लगता था। विवेक, मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत बेचैनी हो रही है कि जिस आंगन में मेरी बहन ने अपनी जान दे दी, मैं उसी आंगन में दुल्हन बनकर जा रही हूँ। रिया, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इस दुविधा को, लेकिन यह भी सच है ना रिया कि अपनी बहन के त्याग को इंसाफ दिलाने के लिए ही तुम उस आंगन में अपने कदम रख रही हो। बात करते करते विवेक का घर आ गया। आंगन में बैठे गजेंद्र कार देखते ही समझ गए विवेक आया है। उन्होंने खुश होते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भाग्यवंती, देखो तो कौन आया है। भाग्यवंती तुरंत ही बाहर आ गई। वे दोनों खुशी से चलते हुए कार की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी कार का एक नहीं, आगे के दोनों दरवाजे एक साथ खुले। विवेक के साथ गुलाबी रंग की साड़ी और मंगलसूत्र पहने, मांग में सिंदूर लगाए एक दुल्हन बाहर निकली। इस तरह उन्हें देखकर उसके माता पिता के पांव वहीं रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक विवेक और रिया उनके नज़दीक आ गए और झुककर उनके पांव छूने लगे। तब गजेंद्र ने पूछा, विवेक, क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? विवेक ने कहा, बाबूजी, यह रिया है, मेरी पत्नी। यह मेरे साथ डॉक्टर है। हम एक ही साथ पढ़ाई कर रहे थे और उसी बीच हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसके बाद पढ़ाई पूरी होते से हमने विवाह कर लिया। विवेक के बाबूजी
गजेंद्र ने विवाह की बात सुनते ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विवाह कर लिया, मजाक है क्या? हमको बताने की, हमसे पूछने की तुमने ज़रूरत नहीं समझी क्या? शहर जाकर अपने गांव के संस्कार भूल कर वहाँ शहर के वातावरण में तुम भी घुल गए? गांव के संस्कार? कैसे संस्कार बाबूजी? विवेक आगे कुछ कह पाता उससे पहले भाग्यवंती ने धीरे से कहा, अर्जुन है, अंदर आने दो, लोग देख रहे हैं। यह क्या कह रही हो भाग्यवंती? अंदर आने दूँ? यह लड़की कौन है? किस जाति बिरादरी की है? जानने की ज़रूरत नहीं है क्या? जरा यह भी तो पूछने दो मुझे। गजेंद्र का गुस्से में तमतमाया चेहरा देखकर भाग्यवंती शांत हो गई। गजेंद्र ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा यह तो बता दो, यह लड़की किस खानदान से है? बाबूजी, जाति बिरादरी? आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? आप सिर्फ इतना ही मान लीजिए ना कि यह मेरी पत्नी है और आपकी बहू है, हमारे परिवार की गृह लक्ष्मी है। नहीं विवेक, इसे अंदर लाने से पहले तुझे इसकी जाति तो बतानी ही होगी। ठीक है बाबूजी, तो सुनो, यह रिया है, हमारे गांव की वह लड़की जिसकी बहन ने इस जातिवाद के भेद को मिटाने के लिए सोने के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इतना सुनते ही गजेंद्र के कान खड़े हो गए। वह सन्न रह गए कि यह क्या हो गया। यह विवेक किसे पत्नी बनाकर ले आया, लेकिन भाग्यवंती रिया को अंदर ले जाना चाह रही थी, क्योंकि यमुना का त्याग उन्हें भी याद था। उसके बाद ना जाने कितनी बार वह गजेंद्र से कह चुकी थी, छोड़ो ना अपनी जिद, खोल दो ना सोने के कुएं का पानी, सबके लिए हमें पुण्य मिलेगा। किंतु गजेंद्र ने कभी उनकी बात न मानी और आज भी वह अपनी जिद पर अड़े नजर आ रहे थे। गजेंद्र ने कहा, जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ विवेक। अब तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई स्थान नहीं है। मन में तो है ना बाबूजी? इतने वर्ष बीत गए, अभी भी आपका मन नहीं बदला। हम सब एक ही तो हैं ना बाबूजी? बस बस, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है विवेक। गांव के काफ़ी लोग घरों से बाहर निकल आए थे। गांव में बात फैलने में वक्त कहाँ लगता है। जो कट्टरपंथी थे उन्हें सरपंच सही लग रहे थे, लेकिन गांव के अधिकतर लोगों को यमुना की मृत्यु के बाद ही मन बदल चुका था। कुछ लोगों ने, जो उम्र में गजेंद्र से बड़े थे, उन्हें समझाने की कोशिश भी की, किंतु विवेक और रिया को उल्टे पांव ही वापस लौट जाना पड़ा। कार में बैठकर रिया ने विवेक के कंधे पर सर रख कर कहा, विवेक, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर वह नहीं माने तो तुम्हारे माता पिता तुमसे छूट जाएंगे। नहीं रिया, तुम गलत समझ रही हो। मेरे बाबूजी मेरे बिना रह ही नहीं सकते। अभी एकदम से जोर का झटका लगा है उन्हें। उनका गुस्सा शांत होने दो और तुम्हारी गोद में हमारा बच्चा आने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारे निकलने के बाद ही उन दोनों में तू मैं शुरू हो गई होगी। माँ बाबूजी को मना लेगी। विवेक और रिया के गांव जाने के बाद से ही उधर नर्मदा और सागर बेचैनी से उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ होगा, बार बार बेचैनी में इधर से उधर घूम रहे थे। विवेक और रिया जब वापस आए तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर वे समझ गए कि उनकी बेटी को सरपंच ने नहीं अपनाया। विवेक की तरफ देखकर वह कुछ पूछते उससे पहले ही विवेक ने कहा, बाबूजी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है। मेरे बाबूजी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें ठीक होने में, संभलने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर हाँ, वह मानेंगे ज़रूर। रिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकारेंगे ज़रूर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उधर भाग्यवंती ने गजेंद्र को मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। वह माँ थी और दूसरी माँ के दिल का दर्द समझती थी। वह जानती थी कि इस समय नर्मदा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वैसे भी यमुना की मृत्यु के बाद से ही उनका मन तो पूरी तरह बदल ही चुका था। विवेक अक्सर अपनी माँ को फ़ोन लगाता रहता था। एक दिन उसने भाग्यवंती से कहा, माँ, रिया अब माँ बनने वाली है। इतनी जल्दी माँ बनने का फैसला भी रिया ने इसलिए लिया था कि बच्चे का मुंह देखकर शायद बाबूजी का मन पिघल जाए। रिया के गर्भवती होने की बात सुनते ही भाग्यवंती बहुत खुश हो गई। यह खुशखबरी उन्होंने गजेंद्र को भी सुना दी। यह खबर सुनते ही वह दूसरी तरफ देखने लगे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो।
भाग्यवंती उनके सामने आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंखें डालकर बोली, सुना नहीं तुमने, रिया गर्भवती है। ऐसे में मुझे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है भाग्यवंती, जाओ, लेकिन फिर वापस मत आना, वही शहर में उनके साथ ही बस जाना। अपने पति के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर भाग्यवंती आज अपने आप से बाहर चली गई। बरसों से जिस जीव को उन्होंने शांत रखा था, आज मानो किसी खिलौने की तरह उसमें चाबी भर दी गई थी और वह ऐसी चली कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज भाग्यवंती ने गजेंद्र के कान के सारे कीड़े झाड़ दिए, उनके कान के पर्दे खोल दिए। जो अब तक भाग्यवंती की आवाज़ सुन नहीं पाते थे, आज अचरज के साथ खड़े हो सुन रहे थे। भाग्यवंती ने कहा, कातिल हैं आप। आपकी वजह से एक लड़की ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आपकी इस झूठी और गलत मान्यता के कारण गांव की महिलाएं दूर दराज से सर पर मटकी भर भर लाती हैं। अरे 8-8 महीने का बड़ा पेट लेकर भी यह सब देखकर भी आपका दिल नहीं पिघलता। कैसे इंसान हैं आप, यदि आपकी मानसिकता जुर्म करना सिखाती है, पानी के लिए मना करना। अरे प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो फिर मैं आपके साथ रहने के बजाय रिया के साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। इतने वर्षों से मैं चुप थी, काश तभी बोल दी होती, अपनी जुबान खोल दी होती। अरे विवेक तो तब बच्चा था, तब भी वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, बाबूजी लेने दो ना उसे पानी, बचा लो बाबूजी उसे। उसकी मानसिकता तो बचपन से ही आपकी तरह नहीं थी। उसने जो भी किया सही किया। आपने जो पाप किया उसे सुधारने की कोशिश ही तो कर रहा है, आप उसमें भी अड़ंगा लगा रहे हो। अरे सरपंच जी, शायद भगवान भी यही चाहता है, तभी तो इस तरह विवेक और रिया को मिलाया। वह भी कहाँ जानते थे कि वे एक ही नाव के सवार हैं। पर तुम यह नहीं समझोगे, मैं जा रही हूँ और बच्चे को लेकर एक बार वापस ज़रूर आऊँगी। उस बच्चे को देखकर भी तुम्हारा लोहे के सामान कड़क दिल यदि तब भी नहीं पिघला तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम इंसान नहीं, पत्थर के भूत हो, चलती फिरती एक मशीन हो। आज भाग्यवंती की कही यह सारी बातें गजेंद्र के हृदय को भेद गई। कहीं अंदर तक हलचल होने लगी, शरीर कांपने लगा, लेकिन जीभ जब अब भी चुप ही थी। भाग्यवंती ने विवेक के पास शहर जाने के लिए अपना सामान पैक किया और ड्राइवर को आवाज़ देते हुए कहा, रामदीन काका गाड़ी निकालो। उन्होंने विवेक को भी फ़ोन करके कहा, विवेक मैं आ रही हूँ बेटा, तुम्हारे घर का पता भेज दो। फ़ोन पर भाग्यवंती की यह बात सुनकर विवेक और रिया फूले नहीं समा रहे थे। विवेक ने कहा, माँ आप स्टेशन तक पहुँचो, मैं खुद आपको लेने आ जाऊँगा। आज रिया को ऐसा लग रहा था कि कांटों से भरी उसकी पहली सीढ़ी पार हो गई है। अब उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। यमुना को इंसाफ और गांव की महिलाओं को सोने के कुएं से पानी ज़रूर मिलेगा। रिया की आंखों से बहते हुए आंसू और रिया के चेहरे के हाव भाव बिना कुछ बोले ही मानो दिल के अंदर ही की गहराई से विवेक को धन्यवाद कह रहे थे। एक दूसरे को कुछ पल देखने के बाद रिया विवेक के सीने से लिपट गई। उसके बाद विवेक अपनी माँ भाग्यवंती को घर लेकर आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, रिया एक थाली में आरती लेकर आई और दरवाज़ा खोला। भाग्यवंती ने जैसे ही रिया को देखा, उनकी आंखें डबडबा गई। आंखों के आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, बेटा रिया, आरती तो मुझे तुम्हारी उतारनी चाहिए थी, लेकिन माफ़ करना बेटा, मैं वैसा कर ना पाई। रिया ने झुककर उनके पाँव को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। वह कुछ बोलना चाह रही थी, भाग्यवंती से बात करना चाह रही थी, लेकिन उसका गला और जीभ उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। भाग्यवंती समझ रही थी। उन्होंने प्यार से रिया को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद भाग्यवंती नर्मदा और सागर से मिली और उनसे माफ़ी मांगी। अरुणा और सौरभ भी उनसे मिलने आए। भाग्यवंती का व्यवहार देखकर नर्मदा, सागर, अरुणा और सौरभ सभी बहुत खुश थे। भाग्यवंती ने अरुणा और सौरभ से कहा, आप जैसे लोग अब भी दुनिया में हैं। आपके विषय में रिया ने सब कुछ बताया है। अरुणा ने कहा, भाग्यवंती जी, रिया और उसका परिवार तो लाखों में एक है। आपको रिया जैसी बहू मिली है, देखना वह आपको हमेशा खुश रखेगी। उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद रिया ने एक पुत्री को जन्म दिया। आज भाग्यवंती ने गजेंद्र को फ़ोन लगाया। फ़ोन जानबूझकर स्पीकर पर रखा था। छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज़ गजेंद्र को साफ साफ सुनाई दे रही थी।
बच्ची की आवाज़ सुनकर गजेंद्र ने कहा, भाग्यवंती, यह आवाज़। वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। भाग्यवंती समझ रही थी। उन्होंने कहा, आप दादा बन गए हो। रिया ने एक बहुत सी प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। लक्ष्मी आई है हमारे घर में। गजेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी प्यासी तरसी आंखें बच्ची को देखना चाह रही थी। आज अपनी पोती के लिए उनका दिल धड़क रहा था। वह किस जाति की है, इस बात से उन्हें आज कोई मतलब नहीं था। उनकी जिद आज मर चुकी थी। उन्होंने भाग्यवंती से कहा, भाग्यवंती, तुम सब कब वापस आओगे? मैं मेरी बिटिया को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। रिया बेटी के अलता वाले पाँव की छाप घर में रखवाना चाहता हूँ। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस मानसिकता को पूरा बदल देना चाहता हूँ। रिया और उसके माता पिता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गांव की पूरी बिरादरी के लिए सोने के कुएं को आज़ाद कर देना चाहता हूँ। तुम कब आओगे? मैं बेसब्री से तुम सब का इंतज़ार कर रहा हूँ। भाग्यवंती, तुम नाराज़ तो नहीं होना? रिया और विवेक भी ये सारी बातें सुन रहे थे। भाग्यवंती ने कहा, गुस्सा कैसा मेरे सरपंच, सुबह का भूला। यदि शाम को घर लौट आए, गलती करने के बाद गलती को सुधार ले, उसका एहसास यदि उसे हो जाए तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। रिया और हमारी पोती बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम उसके बैरों का कार्यक्रम अपने गांव में अपनी हवेली पर बहुत ही धूमधाम से करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी इस खुशी में हमारा पूरा गांव भी शामिल होगा। यह मेरा तुमसे वादा है। 10वें दिन ही वे सब नर्मदा और सागर को साथ लेकर गांव पहुँचे। नर्मदा और सागर वापस अपने गांव की धरती पर कदम रखकर पुरानी यादों के कारण दुख के आंसू बहा रहे थे। तो अब इस बार अपनी दोनों बेटियों और विवेक की सफलता पर खुश भी हो रहे थे। नर्मदा ने सागर से कहा, आखिर देर से ही सही, यमुना के बलिदान को इंसाफ तो मिल ही गया। हाँ नर्मदा, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने में विवेक का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारी रिया अब सच में अपना आगे का जीवन खुशी के साथ जिएगी। धीरे धीरे रास्ता तय होता गया और वे सब हवेली पहुंच गए। पूरी हवेली जगमगा रही थी, मानो मुस्कुरा रही हो, स्वागत में तैयार खड़ी हो। रंग बिरंगे ना जाने कितने फुगे यह जता रहे थे कि कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। सब जानते थे विवेक ने रिया से विवाह कर लिया है। भाग्यवंती सरपंच से रूठकर शहर चली गई है, लेकिन आज हवेली की रौनक देखकर गांव के लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। यह संकेत तो ऐसे ही लग रहे हैं। कार के रुकते ही अंदर से गजेंद्र हाथ में आरती की थाली लेकर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बाहर निकले। भाग्यवंती जल्दी से कार के नीचे उतरी और गजेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास आकर खड़ी हो गई, ताकि वह भी गजेंद्र के साथ मिलकर रिया और छोटी गुड़िया की आरती उतार सके। रिया और विवेक नीचे उतरे। रिया की गोद में उनकी बेटी थी। जैसे ही वह गेट के पास आए, भाग्यवंती और गजेंद्र ने मिलकर उनकी आरती उतारी। गाँववासी देखकर दंग थे। एक बड़ी सी परात में अलता पानी में घोल कर रखा हुआ था। भाग्यवंती ने बच्ची को रिया की गोद से लेकर गजेंद्र को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी पोती, हमारे घर की रौनक और खुशियाँ अपने साथ लेकर आई हैं। गजेंद्र ने बच्ची को गोद में लेकर अपने सीने से लगाते हुए एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो इस पल में उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हों। भाग्यवंती ने कहा, रिया, इस परात में अपने दोनों पांव रखकर फिर आगे आओ। दरवाजे पर पहुंचकर भाग्यवंती ने कहा, अब अपने दोनों हाथों में यह हल्दी लगाकर दरवाजे के दोनों तरफ अपने हाथों की छाप लगा दो। रिया, तुम इस घर की कुलवधू हो बेटा। अपने घर की इज्जत मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना। रिया ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हमेशा इन सब बातों का ख्याल रखूँगी। नर्मदा और सागर यह दृश्य देखकर अपनी खुशी को आंसुओं में छलका रहे थे। सागर सरपंच की तरफ दोनों हाथ जोड़कर देख रहे थे कि तभी सरपंच खुद चलकर उनके पास आए और सागर के दोनों हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आज यह मिलन हो रहा था केवल दो समधियों का नहीं, केवल दो परिवारों का नहीं, यह मिलन था आज भेदभाव को त्याग कर एकता का, ऊंच नीच की भावना को खत्म करके प्यार और सद्भावना का। रिया ने मुड़कर देखा तो अपने पिता को सरपंच के गले लगता देखकर उसकी आंखें वहीं अटक गई। तब भाग्यवंती ने कहा, रिया चलो अंदर, यह दृश्य तो अब तुम्हें कई बार देखने को मिलेगा।
भगवान के दर्शन करना है। बहरों के दिन पूरे गांव का खाना पीना हवेली में था। सरपंच ने खाना पीना समाप्त होने के बाद गांव के सभी लोगों के बीच कहा, आज मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं खुश हूं कि मेरे बेटे और रिया ने वह काम करके दिखा दिया जिसके कारण हमारा ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो गया। आज मुझे यमुना का त्याग भी याद आ रहा है। काश उसी समय मैंने उसकी बात मान ली होती। मैं समझ ही नहीं पाया कि धरती माँ सोने के कुएं को लबालब भरकर क्यों रखती थी। जो बीत गया वह समय तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, अब हमारे गांव की कोई भी महिला सर पर मटकी रखकर कहीं नहीं जाएगी। सोने का कुआं अब हम सभी के लिए है। इस आवाज़ के लोगों के कानों में जाते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज गया। सोने के कुएं का पानी अब सबके लिए है। यह वह लम्हा था जिसका सबको इंतज़ार था, लेकिन यह कभी आएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। लोग आज बहुत खुश थे। आपस में कई तरह की बातें हो रही थी। अधिकतर लोगों की जुबान पर यही बात थी कि रिया और यमुना गांव की इन दो बेटियों ने सचमुच बदलाव ला दिया। आज सभी यमुना को याद कर रहे थे। लोगों का मानना था कि रिया की कोख से वापस यमुना ने ही जन्म ले लिया है। वह अपना अधूरा काम पूरा करके ही मानी। इसलिए तो रिया की गोद में बच्ची के आते ही सरपंच का मन पिघल गया और अंततः यमुना को उसके त्याग का इंसाफ मिल ही गया। आज से ही सोने के कुएं का पानी सबके लिए खोल दिया गया था। विवेक और रिया ने इतने वर्षों के बाद ही सही यमुना का एक बड़ा सा पोस्टर गांव के चौराहे पर और एक पोस्टर सोने के कुएं के बिल्कुल पास में लगवा दिया। गजेंद्र ने सागर से कहा, सागर जी, अब वापस लौट आइए। यह गांव हम सभी का तो है। सागर ने कहा, नहीं समधी जी, मैं और मेरा पूरा परिवार उस परिवार की ऋणी हैं जिसने हमें उनके दिल में स्थान दिया, उनकी ज़मीन पर रहने के लिए मकान दिया। मेरी रिया को उनके कारण ही डॉक्टर बनने को मिला। रिया चाहे इतने बड़े परिवार की बहू बन गई हो, कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन गई हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहेगी कि हम उस परिवार को छोड़कर आ जाएं, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है सागर जी, आप जैसा ठीक समझें। रिया ने सरपंच से पूछा, बाबूजी, आपकी पोती का नाम क्या रखना चाहिए? मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आप बड़े हैं, आप ही बताइए। रिया, मैं अपनी पोती का नाम यमुना रखना चाहता हूँ। गजेंद्र के मुंह से यह सुनकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सागर और नर्मदा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गजेंद्र के मुंह से यह सुनकर उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वह पूरे बदल चुके हैं। केवल ऊपर से ही नहीं, वह उनकी मन की गहराई से हमारे हो चुके हैं। उसके बाद कुछ दिन रहकर विवेक, सागर और नर्मदा अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर वह शहर वापस लौट गए। अब तो आने जाने का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए शुरू हो गया। गजेंद्र और भाग्यवंती को जब भी यमुना की याद सताती, वे शहर पहुंच जाते और हर दीपावली वह सब मिलकर गांव की अपनी भूमि पर मनाते। अरुणा और सौरभ कितनी ही बार कहते, नर्मदा, तुम लोग चाहो तो और कहीं भी रहने जा सकते हो, कोई बंधन या मजबूरी नहीं है। नर्मदा कहती, मैडम जी, प्यार और इंसानियत का जो बंधन आपने बांधा है उसे मैं कैसे तोड़ दूं? हम दोनों यहाँ आपके पास बहुत खुश हैं। यदि आप रिया को डॉक्टर बनने का ना भेजते तो उसे विवेक कहाँ मिलता, और यदि विवेक ही नहीं मिलता तो यह जो भी कुछ इतना अच्छा हुआ है वह भी कैसे होता। आप भी एक तरह से माध्यम बने हैं। इतना सुनते ही अरुणा ने नर्मदा को सीने से लगा लिया। उधर पूरे गांव की महिलाएं बहुत खुश थी और अब सोने के कुएं पर पूरे दिन हलचल मची रहती थी। सोने का कुआं भी लबालब भरा हुआ मुस्कुरा रहा था कि धरती माता जी चाहती थी अब पूरा हुआ। इस तरह से हमारी कहानी का अंत हुआ। थैंक यू।